तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि बिहार चुनाव के रुझानों में एनडीए की सरकार अब तय नजर आ रही है, क्योंकि जैसा हम कह रहे थे कि डबल सेंचुरी के नजदीक एनडीए रुझानों में पहुंची है। अब ये माना जाए कि बिहार चुनाव रुझानों में एनडीए सरकार तय है और 190 सीटें फिलहाल बताई जा रही हैं जो एनडीए की तय मानी जा रही है। इन सीटों पर फिलहाल एनडीए आगे बनी हुई है लगातार। और महागठबंधन की बात करें तो 50 का आंकड़ा भी इस बार महागठबंधन अभी शायद ही पार कर पाएगी, लेकिन ये जल्दबाजी होगी कहना। बिहार चुनाव में बीजेपी क्योंकि इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और निश्चित तौर पर हम ये माने कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अपने आप में एक नया रिकॉर्ड स्थापित होगा। कारण यह है कि जेडीयू अब तक जिस तरह से जादू चलाती आई है, 2020 में भी हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 75 के आसपास था, लेकिन इस बार का जो परफॉर्मेंस है निश्चित तौर पर रिकॉर्ड्स तोड़ सकता है। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि इस बार एनडीए की सरकार बनना लगभग तय अब रुझानों में माना जा रहा है। न्यूज एट शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद जी, क्या कहेंगे, फर्स्ट रिएक्शन? जबरदस्त, अविश्वसनीय तो बिल्कुल नहीं, लेकिन इतना मिलेगा, इतना छप्पर फाड़ कर मिलेगा, इसकी भी उम्मीद नहीं थी। और ये चुनाव प्रबंधन की सबसे मजबूत पार्टी है। अगर आप बात करें भारत की राजनीति की ही बात मैं नहीं करूंगा, बीजेपी जितना चुनाव की एक गंभीर विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, जितनी गंभीरता से वो अब इस चुनाव में, देखिए अब हम चूंकि फैक्टर्स की बात भी करना शुरू करेंगे, तो प्रशांत किशोर किसको फायदा पहुंचाया उन्होंने कोई नहीं जानता, लेकिन अनुमान शुरू से लगाया जा रहा था कि जिस तरह से ओवैसी AIMIM बीजेपी के लिए हमेशा बहुत शुभ शगुन की तरह साबित होती है वो पार्टी ओवैसी साहब की, क्या प्रशांत किशोर इस चुनाव में बीजेपी के लिए वही लकी चार्म बने हैं? क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशांत किशोर के पूरे कैंपेन का जो रुख था वो आरजेडी के खिलाफ था, और वो चूंकि एक इलेक्शन मैनेजमेंट के एक माहिर प्रोफेशनल है, तो उन्होंने जिस तरह से लोगों के मन में एक नकारात्मक छवि गढ़ी, यानी बीजेपी को उतनी मेहनत शायद नहीं करनी पड़ी आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोलने की चुनाव कैंपेन में, जितना प्रशांत किशोर अपनी जन स्वराज पार्टी की ताकत के साथ आगे बढ़ते रहे। तो बीजेपी का ये जो स्टडी एलिमेंट है ये बड़ा जबरदस्त है। कहीं AIMIM आ जाता है सामने जो, और ये कमाल है इस बार की कुछ देर पहले का जो फिगर मैंने देखा था कि 4 मुस्लिम कैंडिडेट जनता दल यूनाइटेड ने खड़े किए थे, जिनमें से 3 आगे चल रहे थे। उसका अपडेट हम थोड़ी देर में लेंगे, लेकिन ये मतलब है कि इसका मतलब है कि MY इक्वेशन में भी सेंध लगा ली है इस बार एनडीए ने। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इसके महत्वपूर्ण परिणाम 2027 में उत्तर प्रदेश में भी क्या इसी तरह हमको देखने के लिए मिलेंगे कि MY इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन था जिसके तिलिस्म को एनडीए या बीजेपी अभी तक उस तरह से तोड़ने में कामयाब नहीं हुई थी। लेकिन बिहार में ये जिस तरह का जन समर्थन हम देख रहे हैं एनडीए को लेकर, तो इससे ऐसा लगता है कि MY इक्वेशन में भी दरारें पड़ी हैं, और ऐसा पहले उत्तर प्रदेश में शुभांगी हो चुका है। बिल्कुल जी। और जिस तरह से हमने ये भी देखा कि सीमांचल को हमने अगर देखा, शरद जी आप मुस्लिम उम्मीदवारों की अगर हम बात करें या मुस्लिम बाहुल्य सीटों की बात करें तो निश्चित तौर पर इसमें हमने देखा कि पहले बोल रहे थे कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, आरजेडी और महागठबंधन अगर मैं पूरी कहूं तो ये थी एक तरफ, और दूसरी तरफ हमने देखा AIMIM जिनका जिक्र भी आपने किया। लेकिन इस बार जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कुछ एक ऐसा बयान दिया था जो मुझे याद आ रहा है, जिससे शायद हो सकता है कि उनका ये MY तिलिस्म जो है इसे भेदने में भारतीय जनता पार्टी को माइलेज मिला। कारण यह है कि आप अगर अपने वोट बैंक को चरमपंथी घोषित करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका एक क्यू कार्ड खेला AIMIM ने, और सीमांचल की सीटें भी काफी हैरान कर रही हैं। कारण यह है कि यहां पर भी हम देख रहे हैं कुछ सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली। गेस्ट की तरफ चलते हैं, लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं मध्य प्रदेश से भी, छत्तीसगढ़ से भी, तो सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। बंसाली साहब हैं, मायूस होंगे, चिंतित भी होंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हो रहा है, लगातार क्या करना चाहिए, क्या कहेंगे बंसाली साहब? चुनाव प्रबंधन की जितनी गंभीर विद्यार्थी है भारतीय जनता पार्टी एनडीए, लड़ने के लिए आपको इक्वेशंस तो समझने पड़ेंगे और उनको समझकर जवाब भी देना होगा। चुनावी जीत हार अपनी जगह है। जी देखिए, सबसे पहले तो शरद जी मैं मायूस नहीं हूं,
और मैं मायूस नहीं होता और कांग्रेस कभी मायूस नहीं होती। अंतिम नतीजे आने दीजिए, अंतिम नतीजे आने के बाद मैं बहुत स्ट्रांग प्रतिक्रिया दूंगा या मेरी पार्टी भी बहुत स्ट्रांग प्रतिक्रिया देगी, ऐसा मैं मानता हूं। 70% से ज्यादा वोटिंग हुई, 10% पिछले चुनाव से ज्यादा वोटिंग हुई। चुनावी इतिहास में ऐसा मुझे लग रहा है कि पहली बार ऐसा दिख रहा है कि इस तरीके के नतीजे आ रहे हैं। निश्चित तौर पर 12:30 बज चुके हैं और फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सीटों में, जहां तक मुझे ऐसी जानकारी मिल रही है, क्लियर नतीजे तो नहीं है ये, पर 30 से 35 सीटों में ऐसी जानकारियां हैं कि बहुत ही कम मार्जिन में 1000 और 1500 के मार्जिन में कैंडिडेट जो हैं दोनों पार्टी के, तीनों पार्टी के आगे पीछे चल रहे हैं। तो फाइनल नतीजे आने के बाद ही इस विषय में कुछ कहा जा सकता है कि इसमें कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई, किसको लाभ हुआ, किसको नुकसान हुआ। पर निश्चित तौर पर एक चीज जो एक नजर आ रही है कि नीतीश कुमार, जो जिनको कहा जाता है कि 20 साल के मुख्यमंत्री रहे और 4 बार जिन्होंने पाला पलट के भी किसी भी हालत में मुख्यमंत्री पद अपना बनाए रखा, और जिस प्रकार चुनाव के समय उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी को और कांग्रेस की पार्टी को जिस तरीके से कहा, तो वो हमारे साथी भी रहे हैं। तो इसका मतलब या तो वो गलत थे या अभी गलत हैं, दो में से एक चीजें नजर आ रही हैं। दूसरा, अभी भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, इनके क्या आगे की प्लानिंग होगी, कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी, कितनी सीटें आपकी जनता दल की आई हैं, आरजेडी की, ये सारी विश्लेषण होने के बाद शाम तक, मुझे लगता है शाम 4 बजे तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सुंदरलाल पटवा जी याद आ गए आपकी टिप्पणी से मुझे। वो अक्सर कहते थे कि जब तक अखाड़े में पहलवान चित नहीं होता तब तक उसे हार नहीं माननी चाहिए। अच्छा, अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है, 4 बजे तक इंतजार करेंगे। बिल्कुल। एक छोटा रिएक्शन चौधरी साहब, अभी भी भंसाली साहब की उम्मीदें कायम हैं कि अभी तो हम, स्वाभाविक बात है, जब 3-4 बजे ही एक कंक्लूडिंग परिणाम आते हैं। अभी तो शुरुआत में नरेंद्र मोदी भी 7 राउंड तक पीछे चले थे। फिर भी हम बार बार ये दोहरा रहे हैं कि हमारा मुकाबला सिर्फ भाजपा गठबंधन से नहीं है, हमारा मुकाबला ज्ञानेश कुमार से भी है। और इसके बावजूद भी यदि हम, जैसा कि बता रहे थे प्रवक्ता महोदय, कि हम अभी भी 30-40 सीटों पर 1500 के मार्जिन पर ही हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि एक पट्टी भाजपा की रहती है, एक पट्टी कांग्रेस की रहती है, जदयू की रहती है। इस तरीके से जब हमारी पट्टियाँ खुलेंगी तब परिणाम किस तरफ जाते हैं, इसलिए हम आश्वस्त तो हैं, लेकिन जिस मुद्दे को लेके हम आगे बढ़े थे वो मुद्दा हमने छोड़ा नहीं है। वो मुद्दा है वोट चोरी का। और जिस तरीके से, जैसे बता रहे थे, 10% ज़्यादा मतदान होता है, उसके बाद भी सत्ता के पक्ष में जाता है, ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। और सेफोलॉजी के जो नियम होते हैं, उस नियम में ये बात मान्य नहीं होती है। कई बार समर्थन की भी एक लहर होती है और समर्थन की लहर में भी अधिक वोटिंग होती है, लेकिन ये बात ठीक है कि कॉमन परसेप्शन यही है कि वोट फॉर चेंज होता है जब बड़ी अधिक संख्या में वोटिंग होती है। शुक्ला जी, एक छोटा सा कमेंट आपका भी। कांग्रेस के मित्र अभी भी उम्मीद रखे हुए हैं और इधर बीजेपी जश्न की तरफ बढ़ चली है, चेहरे चमक रहे हैं, और एक सवाल भी अभी स्पष्ट होना है कि क्या एनडीए की सरकार एक बार फिर, और फिर नीतीश कुमार। देखिए शरद जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगियों ने, हमने बहुत सुव्यवस्थित ढंग से इस कैंपेन को लड़ा। आज कांग्रेस पार्टी धैर्य धरने की बात कर रही, इन्हीं के नेता तेजस्वी यादव बताते हुए देखे जा रहे थे कि 14 को नतीजे आएंगे, 18 को शपथ होगी और 26 से हम फैसले लेने शुरू करेंगे। तो धैर्य तो तब धारण कर लेना चाहिए था। इनके अपने समर्थकों ने जिस प्रकार से दोबारा एक, आप अपनी बात पूरी करेगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हमारे दर्शकों को हमें बतानी है, बिहार चुनाव से जुड़ी। नितिन नवीन आगे हो गए हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं नितिन नवीन, जो इस वक्त आगे चल रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने नामांकन के दौरान उनका साथ वहां दिया था और जिस तरह से हमने देखा, सीएम विष्णुदेव साय ने उनके लिए प्रचार भी किया था। छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नवीन इस वक्त आगे चल रहे हैं, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। जी, तो जो एक मीडिया और इत्यादि जगह नैरेटिव था, उसके अनुसार तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के समर्थकों ने जैसे बिहार की जनता को दोबारा एक जंगल राज की आहट दिखाना शुरू किया, तो स्वाभाविक तौर पर जनता भी उस चीज को लेकर के सजग हुई और सभी ने बढ़ करके मतदान किया कि हमें वह सरकार नहीं चाहिए, कट्टा राज वाली सरकार नहीं चाहिए, कानून राज की सरकार चाहिए, हमें अराजकता नहीं, सुशासन चाहिए, हमें जंगल राज नहीं, विकास चाहिए। और जनता ने उस पर अपनी मुहर लगाने का काम किया। दूसरा, आप आज भी विक्रम चौधरी जी बैठे हैं, छत्तीसगढ़ से भी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, इनसे आप पूछ लीजिए कि कौन सा
दल कितनी सीटें लड़ा था, कितनी सीटों पर इनकी फ्रेंडली फाइट थी, ये बता नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कैंपेन इनका जो डिजाइन था वो सिर्फ सत्ता के लिए, ध्रुवीकरण के लिए, जातियों को एकजुट करते हुए किसी प्रकार इन प्रकार सत्ता प्राप्त करने के लिए था। इनके कैंपेन में न कोई ऐसा एकजुटता थी, न कोई कॉमन एजेंडा था, जिसके कारण जनता भी समझ रही थी कि यह लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालसा में एकजुट हो रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जब समस्तीपुर में रैली हुई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो हमारे पांचों घटक दलों के प्रमुख नेता मंच पर मौजूद थे। सभी ने साझा संकल्प पत्र जारी किया और लगातार एकजुटता के साथ इस पूरे अभियान में हमारा नेतृत्व जुटा रहा। हमने देखा प्रधानमंत्री जी ने 14 से ज्यादा रैलियां की, 2 रोड शो किए, 2 वर्चुअल शो किए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी लगभग 16 से ज्यादा जगहों पर रैली की। अमित शाह जी ने अपने 36 कार्यक्रम निर्धारित किए। आदरणीय राजनाथ सिंह जी की 21 से ज्यादा सभाएं हुई। योगी आदित्यनाथ जी 30 से ज्यादा सभाओं में गए। माननीय मुख्यमंत्री जी तकरीबन 1.5 दर्जन जगह पर जाकर के प्रचार करके आए। तो इन तमाम चीजों का बहुत व्यापक प्रभाव जनता में देखने को मिला। और हमने इसके साथ ही साथ यह भी देखा कि जिस प्रकार से हमारी योजनाएं महिलाओं को लेकर के, विशेष तौर पर नीतीश बाबू अपने 2 दशक के शासनकाल के दौरान कभी बालिकाओं को साइकिल देने की बात हो, वहां पर 50% आरक्षण उनको पंचायती राज व्यवस्था में देने का विषय हो, हमने देखा 35% आरक्षण शासकीय नौकरियों में देने की बात हो। प्रधानमंत्री मोदी जी भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के आए। ट्रिपल तलाक के माध्यम से उन्होंने आजादी दिलाने का काम किया। आंगनबाड़ियों में हमने देखा, और इसके साथ साथ लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, ये तमाम चीजें महिलाओं पर विशेष प्रभाव डाल पाने में सफल रही। और सभी वर्गों का साथ लेकर के आज हम इस एक ऐतिहासिक जनादेश वाली सरकार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए एक छोटा कमेंट लेके फिर थोड़ा सा कुछ और मेहमानों के साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। प्रकाश चंद्र होता सर को प्रणाम करते हुए उनका एक कमेंट मैं चाहूंगा। सर, किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि बिहार को फतेह करना यानी उत्तर प्रदेश की तरफ मजबूत कदम के साथ एनडीए भारतीय जनता पार्टी का बढ़ना, और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि केंद्र में सत्तासीन होना है तो उसका रास्ता बजरिए लखनऊ दिल्ली जाता है। कैसे आप देखते हैं, हालांकि अभी 1 साल से ज्यादा ही समय है, लेकिन जिस तरह बिहार में जाति के तिलक पहले उत्तर प्रदेश में भेदा, अब बिहार में भेदा, और अब फिर उत्तर प्रदेश की तरफ, बीजेपी की सफलता के चमकते कारण कुछ हमको जरूर बताइए। जी। वैसे पूरा देश आपकी एनालिटिकल ब्रेन को सलाम करता है। आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, एक एक्सपेरिमेंट किया था बीजेपी ने महाराष्ट्र में छोटे छोटे बहुत सारे दल थे, और उसमें एक तरफा जीत हुई थी बीजेपी को। जी। जो मुख्यमंत्री का चेहरा था, ऐसा नहीं कि वो संख्या गरिष्ठ थे, संख्या लघु संप्रदाय से थे, जाति के आधार पे अगर हम कहें, लेकिन जीत एक तरफा हुई थी। वही परिणाम आज हम बिहार में देख रहे हैं। बिहार में एक तरफा जो रहा, देखिए ये जो नैरेटिव आई कि आज कांग्रेस को आरजेडी से ज्यादा सीट देना चाहिए और कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, यह बात किसने उठाया था? यह अखबारों में जो छपा, ये जो मांग उठी, क्या ये बीजेपी की चाल थी? उसी में कांग्रेस फंसे। इलेक्शन में हर एक मुद्दा चलता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक मुद्दे को लेकर आप चलते हैं। आप अगर देखेंगे, राहुल गांधी वोट चोरी की बात की, अच्छी बात है, लेकिन जब एसआईआर की बात चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में बात आई थी, एक बात उठा कि आपने एक भी आवेदन जमा नहीं कर पाए, यह गलत है। यह ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जमीनी स्तर पे आपके कार्यकर्ता नहीं है। जो नेटवर्क आज बीजेपी ने बना रखी है, टेक्नोलॉजी लेवल पे हो या इंसानी तौर पे हो, वो उसकी जो बेनिफिट उनको मिलता है, कांग्रेस के पास जमीनी कार्यकर्ता उतने नहीं है। एक और है, आपने 2 ऐसे व्यक्ति को वहां पे भेजे प्रभारी करके, एक थे गहलोत जी, एक थे भूपेश बघेल जी। दोनों अपने ही राज्य में अपने पार्टी को निपटाने के लिए लगे थे, अब उनको बिहार भेजे। जिनकी एजेंडा ही नेगेटिव रही है, वो वहां जाके पॉजिटिव राजनीति करके पार्टी को आगे बढ़ाने की बात कैसे संभव हो सकता है? दोनों विवादों में रहे, अपने ही वो वहां पे पायलट को निपटा दिया और यहां पे टीएस सिंहदेव को निपटा दिए। जो छवि बनती है सर, राजनीति कुछ नहीं, एक गेम ऑफ परसेप्शन है, अवधारणा की खेल है। जब आप उसी अवधारणा में रहते हैं कि ये व्यक्ति यहां आएंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, उनका हाथ कांपता था, पैदल नहीं चल सकते थे। उस वक्त देश के गृह मंत्री ने बोले कि अगर हम सत्ता पे आए तो जांच बिठाएंगे कि सच में कितने गंभीर बीमारी है नवीन पटनायक जी की, और उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। कुछ नहीं हुआ।
ऑपोजिशन को लगा ये एक मुद्दा ऐसा उठाएंगे, नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, अब वो सक्षम नहीं है। देखिए आज तो बता रहा है कि जब पिछले बार अगर हम बात करें आरजेडी को जितने लड़े सबसे ज्यादा सीट 75 उनको मिला, बीजेपी को 74 मिला और 28 सीट उनको कम हो गया किसका, जेडीयू का पिछले चुनाव में। वो ऐसा नहीं कि सबसे लार्जेस्ट पार्टी थे, वो तीसरे नंबर पे थे, आज वो कम्पीट कर रहे हैं 1 नंबर पे होंगे कि 2 नंबर पे होंगे। यानी कि आपकी जो नैरेटिव थी हर स्टेट पे हर नैरेटिव काम नहीं करता है। अब बार बार एमआई की बात करते हैं, एमवाई की बात करते हैं, कोई खुल के क्यों नहीं बोलता ये मुस्लिम और यादव के है, सब बोले एमवाई। अगर मुस्लिम ध्रुवीकरण भी था बिल्कुल सर, तो बिल्कुल आपने ध्रुवीकरण के लिए बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, विश्लेषण एकदम आपका सटीक। और ये देखिए तस्वीरें बिहार में महिलाएं थिरकती हुई, का बहिनी बहुत बहुत बधाई न दिए हैं, फिर न सरकार बन रहा है, बहुत बधाई बहनों, खूब आनंद लीजिए, ये वक्त अब आपका है, आनंद उठाने का है। गुलाल है, ढोलक है और उसके साथ गुनगुनाहट है, भोजपुरी का लोकगीत फजाओं में तर रहा है। वाह, बहुत बधाई। खुशी और निश्चित तौर पर अभी हमने देखा था कि चुनावी बिगुल तो पहले ही बज चुका था, लेकिन जीत का जो बिगुल बजाया है भारतीय जनता पार्टी के इस दफ्तर में, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो काफी ज्यादा उत्साहित हैं और कुछ फैक्ट्स हैं जिन पर हम जरूर बात करेंगे शरद जी, और उससे पहले हमारे दर्शकों को भी वो फैक्ट्स बताएंगे कि आखिर कैसे जेडीयू ने एक अलग ही प्रदर्शन कर सभी को चौंकाया है और जेडीयू क्यों सबसे बड़ी पार्टी बनी, क्यों सबसे बड़ा खिलाड़ी जेडीयू को कहा जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार जिनका जनाधार सचमुच काफी ज्यादा रहा, जीविका योजना गेम चेंजर कही जा ही रही है। पंचायतों में पिछड़ों को जिस तरह से वादे किए गए थे, उनकी आवाज बनने की बात की गई थी नीतीश कुमार द्वारा। दिल्ली से बीजेपी सरकार का लगातार जो कनेक्शन रहा, निश्चित तौर पर बड़े नेताओं का आना, खुद प्रधानमंत्री का चुनावी प्रचार करना और जनता के बीच पहुंचकर उनकी बात करना, ना कि राष्ट्रीय मुद्दों को उठाना, जो सीधे तौर पर बिहार की सरल जनता को भाया। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आरजेडी क्यों पिछड़ी, $1 मिलियन क्वेश्चन है ये। आखिर क्या था, क्या गलती हो गई आरजेडी से? बड़े बड़े वायदे थे, बिहार के हर परिवार को हम देंगे नौकरी। 52 यादव उम्मीदवारों को टिकट देना क्या सही था, गलत था? सहयोगी पार्टियों के साथ समन्वय चुनौती था। तेजस्वी अपने वायदों का ब्लूप्रिंट ठीक से ड्राफ्ट नहीं कर पाए। महागठबंधन की क्या मुस्लिम परस्त छवि बनी? और 52 यादव कैंडिडेट, क्या ये फैसला सही था? सहयोगी पार्टियों को भाव न देना और तेजस्वी अपने वायदों का ब्लूप्रिंट ठीक से नहीं दे पाए, ये कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आरजेडी पीछे गई। ये आप देख रहे हैं लगातार जश्न की तस्वीरें हैं। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं उज्जवल दीपक जी, तो उनका बहुत स्वागत करता हूं मैं। वो हमारे साथ रहेंगे और कुछ और मेहमान भी जैसे जुड़ेंगे उनका परिचय आपसे हम कराते रहेंगे। हमारे साथ उज्जवल दीपक जी हैं बीजेपी से, उनका स्वागत है। और हमारे साथ प्रकाश चंद होता जी और भंसाली साहब लगातार बने हुए हैं। अब एक क्विक रिएक्शन लेकर हम उज्जवल जी का आगे बढ़ेंगे और मेहमानों की तरफ चलेंगे। जी सर, एक क्विक रिएक्शन आपका। जी देखिए, आज मोदी जी के सुशासन और नीतीश कुमार जी के विकास पे वोट हुआ है। मैं बिहार की जनता को बधाई देना चाहता हूं, देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं। और भय, भ्रम और भ्रष्टाचार जो महाठगबंधन के नेताओं ने फैलाया, SIR पे जो दुष्प्रचार किया, वोट चोरी का जो पूरा अभियान चलाया, भ्रामक अभियान, उसकी हार हुई है। अधर्म पे धर्म की जीत हुई है। और मैं आपसे एक विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, नितिन जी मेरे बड़े भाई हैं, उनका स्वागत है, पर अगर आप उन निर्दलीय प्रत्याशी
जो कांग्रेस से ज्यादा सीट पाए हैं उनके किसी प्रवक्ता को बुलाते तो ज्यादा शायद मुझे आनंद आता, क्योंकि कांग्रेस से ज्यादा सीटें निर्दलीयों को मिली हैं बिहार चुनाव में, और कांग्रेस के जो समर्थक निर्दलीय प्रत्याशी हैं उससे ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशी तो भाजपा के जीते हैं। तो ये विचार किया जाना चाहिए। और आज मैं सुबह माननीय पवन खेड़ा जी का एक बाइट देख रहा था, वो आज भी ज्ञानेश कुमार जी पे आरोप लगा रहे थे। कांग्रेस को गहन आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण की जरूरत है, आत्मविश्लेषण की जरूरत है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व पे भी सवाल उठ रहे हैं, उनको प्रभारी बनाया गया था और धन्यवाद है उनका, जहां जहां वो प्रभारी बन के गए हैं उन्होंने मटियामेट किया है कांग्रेस पार्टी का। आसाम हो, यूपी हो, कहीं पर भी गए हैं और यहां पर भी उन्होंने वही किया है। कांग्रेस ऑल टाइम लो सीट्स पर बैठी हुई है और आज भी कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए कि ये जो भ्रम फैला रहे हैं वोट चोरी का, SIR का, समझना चाहिए कि जनता सब देख रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की पूजनीय मां आज ऊपर से देख रही है हमको और आशीर्वाद उनका हमको मिल रहा है। जी, लेकिन मैं आपका ध्यान थोड़ा इसकी तरफ ज़रूर खींचना चाहूँगा कि सिकंदर और पोरस की जब लड़ाई थी तो पोरस की गिरफ्तारी के बाद जब सिकंदर ने पूछा कि क्या सलूक किया जाए तो पोरस का जवाब था कि जैसा एक सम्राट के साथ करता है। कांग्रेस 40 साल उस पोजीशन में रही है जिसकी तरफ अब आप तेजी से बढ़ रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप भी एक लंबा वक्फा उसी तरह खेलें। लेकिन अपने सहयोगियों के प्रति ये कहने का अधिकारी मैं नहीं हूं, लेकिन ये मैं आपकी और पार्टी बीजेपी की ऊपर छोड़ता हूं कि मजाक या फिर ये चीज़ें अपनी जगह हैं। चुनाव के साथ ही बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अब आप बहुत साफ जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, जाहिर है आपका विजडम, आपकी ताकत, आपका अप्रोच और जनता के प्रति आपका जो कमिटमेंट है और जनता का आपके प्रति है वो अच्छा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत ज़रूरी हैं लोकतंत्र के लिए और पूरी ताकत से चुनाव लड़िए। विनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम, ये चलता रहेगा। लेकिन आज आप बहुत बधाई के हकदार हैं उज्ज्वल जी, बहुत शानदार प्रदर्शन है उज्ज्वल दीपक जी। लेकिन उसके साथ ही मुझे लगता है कि वो चीज़ भी बनी रहे। दोनों ही बड़े राष्ट्रीय दल हैं और दोनों की देश को ज़रूरत है और आप दोनों के बीच में जितनी मजबूत प्रतिद्वंद्विता होगी, हालांकि हमने ये देखा है कि बीजेपी ने उन तमाम आधारों को धीरे धीरे काट दिया है जिन पर कभी कांग्रेस की बेल पनपती थी, हरी होती थी। खासतौर से गठबंधन की मैं बात करूंगा। शुभांगी आपका, फिर इसी पर मैं प्रकाश जी का एक कमेंट लेना जरूर चाहूंगा। बात आपने शरद जी कही है, स्पोर्ट्समैनशिप के भाव को आपने कहीं ना कहीं बताने का प्रयास किया है। लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट हम बिहार चुनाव से जुड़ा दर्शकों को देंगे। बिहार में एनडीए की सुनामी आ गई है। रुझानों को जब हम देख रहे हैं तो डबल सेंचुरी के करीब है एनडीए की सुनामी, एनडीए की बहार बिहार में बूझ लिया है जनता के मन को। यहां एनडीए ने हाफ सेंचुरी पर महागठबंधन अटकी हुई है, लेकिन एनडीए को आप देखिए डबल सेंचुरी के करीब पहुंच रही है। 196 सीटों पर आगे है इस वक्त एनडीए और महागठबंधन का आंकड़ा और कम हुआ है। 42 सीटों पर इस वक्त महागठबंधन आगे है, जो निश्चित तौर पर चौंका रही है। कारण यह है कि महागठबंधन में वो आरजेडी भी है जिस पर शायद सबसे ज्यादा भरोसा बिहार की जनता ने एक लंबे वक्त तक किया था, एक दौर था। लेकिन इस बीच अब आप देखिए तस्वीर बदल रही है। विकास के मॉडल को अपना रही है बिहार की जनता और पारंपरिक ट्रेंड को लगभग खत्म कर दिया है बिहार की जनता ने। शरद जी। बिल्कुल, मैं क्विक कमेंट जरूर प्रकाश जी का इस पर चाहूंगा। सर, इसको ज़रा रोशनी डालें कि बीजेपी का ये जो एक सुनामी है और इस सुनामी के पीछे जाहिर है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस ताकत के साथ आगे बढ़ना चाहती है और उसके जो कंधे रहे हैं, आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया तो अब वहाँ शिवसेना के 2 धड़े हैं, उद्धव ठाकरे साहब का है और दूसरा धड़ा है। और इसी तरह अगर आप देखें तो एनसीपी जो बड़ी मजबूत पार्टी होती थी तो चाचा अलग हो गए हैं, भतीजे अलग हो गए हैं। अब आप आइए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले भी लड़ चुकी है और कुछ नहीं हासिल कर पाई और बिहार में आरजेडी के कंधों के साथ आगे बढ़ी तो आरजेडी सोच रही होगी कि अब क्या करें भैया, हमारा जो पार्टनर है वो तो कहीं। तो धीरे धीरे बीजेपी ने यह भी किया कि कांग्रेस जिन कंधों पर गठबंधन की राजनीति में बहुत मजबूत बेल बनकर पनपती थी,
हरी हो जाती थी, तेजी से आगे बढ़ती थी, वो आधार भी खत्म करने की तरफ बढ़ी है बीजेपी। देखिए, सोनिया कांग्रेस और राहुल कांग्रेस में बस यही फर्क है। सोनिया कांग्रेस में सोनिया गांधी झुकना जानती थी, राहुल कांग्रेस में राहुल को लगता है कि मैं किसी को जगह क्यों छोड़ूं, लेकिन वो भूल गए कि ये गठबंधन की राजनीति जो इमरजेंसी के बाद शुरू हुआ, उसका जो बीज था वो काफी आज बड़ा वृक्ष बन गया है। बीजेपी भी आज केंद्र में गठबंधन की सरकार पे है। पिछले बार उनको बहुत बहुमत मिली थी, लेकिन अगर हम पिछले चुनाव को देखें, लास्ट चुनाव को लोकसभा का, तो उनका जनाधार भी कम हुआ। इसका मतलब यह होता है एक पॉलिटिकल पार्टी, एक बात पूरे देश में स्वीकार्य नहीं है। तो कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए। दूसरी बात है, कांग्रेस बातें बहुत करती है, लेकिन जब धरातल पे आते हैं तो वो निर्णय नहीं ले पाते। सबको पता है अगले साल यूपी की चुनाव है। आप गठबंधन के लिए आज से तैयारियां क्यों नहीं करते? अगर आपको लगता है ये 50 सीट मेरे लिए सबसे मजबूत है, आप उस 50 सीट को फोकस करते, ना कि आप मुख्यमंत्री कौन होगा, हमको क्या मिलेगा। सरकार बनी नहीं, आपने पहले से ही इस तरह की विवादों में उलझ गए। तेजस्वी यादव के साथ भी यही दिक्कत हुआ। दोनों जब एक साथ रहते थे, एक राष्ट्र के मुद्दे की बात करता था और एक स्थानीय मुद्दे की, लेकिन जब वाकई गठबंधन में सीट के बंटवारे की बात आई, पूरा देश ने देखा 15-20 दिन तक चुनाव वहीं पे रुक गया। अपना जो कैंपेन था दोनों राजनीतिक दलों का, वहीं पे रुक गया, क्योंकि यह तय नहीं हो पा रहा था किसको कौन सा सीट अलॉट करना है। जब आपको पहले से ही पता है कि तेजस्वी वहां पे बड़ा फोर्स है, तो आप 3 चुनाव को देखें, अगर 15 की बात करें तो वहां पे भी 40 सीट लड़े और उन्हीं के साथ आगे आए। अब 20 पे चुनाव में बात करें तो कांग्रेस को 19 सीट मिली। अगर इस चुनाव की बात करें तो आप जानते थे कि आपको वहां के स्थानीय राजनीतिक दल के उंगली पकड़ के आगे बढ़ना है। अब 2 और 2 मिलकर 4 होते, लेकिन यहां पे एक भी बोलता है कि 9 के साथ मैं मिलूंगा तो 10 हो पाएंगे, तो 9 जो जिसके पास है उसको भी झुकाने की कोशिश हुई। राजनीति में कहां झुकना है और कहां खड़े होना है, ये तय बहुत करना इंपॉर्टेंट बात है, बहुत दुर्भाग्य इंपॉर्टेंट से। बात है। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं देख रहा हूं कि भंसाली जी, हमेशा मैं जब भी उनको देखता हूं, ये देखिए आप तस्वीर का एक चेहरा, ये कार्यकर्ता जो हैं वो पहने हुए हैं मोदी जी के चेहरे वाला मास्क और नृत्य चल रहा है। लगातार निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा जश्न का सब्जेक्ट है ये, क्योंकि बिहार जातिगत राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता है और वहाँ ऐसी प्रचंड सफलता की तरफ बढ़ना, हालांकि बात अभी रुझानों की है, लेकिन अब ये रुझान सेटल हो चुके हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और अब इसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। मैं फिर आऊँगा नितिन भंसाली साहब की तरफ। जब भी मैंने उनको देखा है तो उनके माथे पर चमकता हुआ लाल तिलक भी देखा है मैंने, जो उनकी सनातन और सनातनी आस्था का गहरा प्रतीक है। कांग्रेस के साथ एक चुनौती भंसाली साहब ये भी प्रतीत होती है, आप असहमत ही होंगे, वो ये चीज है कि आप राम मंदिर या हिंदुत्व के इंपैक्ट को ठीक से आकलन, उसका असेसमेंट नहीं कर पाए। शायद जिस तरह राम मंदिर की बात थी, आज मुझे लगता है कि बिहार में भी उत्तर प्रदेश की तरह कहीं ना कहीं हिंदुत्व एक मुद्दा है। लोग ये मानते हैं कि राम मंदिर बना है और इसके पीछे बीजेपी है। आखिर इसको लेकर आप कब तक, इंदिरा जी थी, हमेशा हमने उनको एक सैरी क्लैड वुमन के तौर पर देखा, रुद्राक्ष की माला उनके गले में होती थी और साधु संतों से मिलने में वो कभी झिझकी नहीं थी, ऐसा राजनीतिक समीक्षकों ने कहा है। सोनिया जी ने भी कभी, बहुत अच्छी बात कही प्रकाश जी ने, कि सोनिया जी ने भी झुकना सीखा और उन्होंने कभी कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं दिए। राहुल जी न राम मंदिर गए अभी तक, कुंभ में भी नजर नहीं आए वो, और बड़ी उनकी दृढ़ मान्यता है कुछ चीजों को लेकर कि ये करना है, ये नहीं करना है। सर, इसके भी नुकसान तो होते हैं। जी भंसाली सर। देखिए, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, इस नाम पर या धर्म के नाम पर हमारे से राजनीति नहीं होती। हमसे ये नाटक नौटंकी नहीं होती जो ये करते हैं कि चुनाव के समय मंदिर ले आना, मस्जिद ले आना, हिंदू मुस्लिम करना, ये हमसे नहीं होता। और एक चीज़ और बोल दूं कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है।
कोई यदि ये सोच रहा है कि ये विचारधारा खत्म हो गई तो बिल्कुल नहीं है। फाइनल नतीजे जो आएंगे आपके टीवी स्क्रीन पे, आप सही कह रहे हैं 1 बज रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है 4 बजे तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। 4 बजे के बाद क्या जनादेश होता है और कितना स्वीकार्य या कितना अस्वीकार्य होता है और क्या चीजें सामने आती हैं, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, क्या बीजेपी नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाएगी या नहीं बनाएगी, अभी बहुत सारे प्रश्न मुझे लगता है आज शाम तक भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं। तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि अभी आगे और क्या होता है, क्योंकि कुछ सीटों में मुझे अभी भी, मैं मोबाइल को ही देख रहा था, तो कुछ सीटों में मुझे जानकारी मिली है कि लगभग 25 से 30 सीटों में बहुत ही लेकिन क्लोज फाइट चल रही है और इस क्लोज फाइट के बाद रिजल्ट कुछ चेंज हो सकते हैं। क्रिकेट की भाषा में कहूं तो ये एक ऐसी अपील है जिसमें रूटीन ज्यादा है, आत्मविश्वास उतना नहीं है शाम 4 बजे तक, लेकिन ठीक है, ये भी एक पूरा आत्मविश्वास है शरद जी। इतने सालों से आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, मेरे आत्मविश्वास नहीं, आपके व्यक्तिगत आत्मविश्वास पर मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन यहां आपका आत्मविश्वास अगर कांग्रेस से जुड़ा है, जो जुड़ा ही होगा, तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक प्रवक्ता बोल रहा है कि कांग्रेस मेरी माँ है कांग्रेस। जैसा वो दीवार का डायलॉग था कि जब तक तो कोई व्यक्ति अपनी माँ के खिलाफ नहीं बोल सकता और अपनी माँ के सही पक्ष बात, में ही होगा। बिल्कुल सही। मैं आपके जज्बात की कद्र करता हूं और आपसे पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि योद्धा योद्धा ही होता है, वो वॉरियर हमेशा वॉरियर ही होता है और वो उसी भाषा में बात करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, बड़ी खबर है, शाम 6 बजे बीजेपी कार्यालय। तो जैसी परंपरा है कि जीत के समय जीत के जो नायक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये एक ऐसा चेहरा है, कैंपेनर नरेंद्र मोदी एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जैसे कायांतरण करते हैं और वो एकदम बदल जाते हैं। हार्डकोर पॉलिटिशियन होते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर वो हमलावर नजर आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो होते हैं तो एक अलग अंदाज उनका होता है। तो शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे और तमाम वो लोग होंगे जो कहीं ना कहीं इससे जुड़े रहे हैं इस जीत से, और एक जश्न की शुरुआत होगी। कार्यकर्ता स्वागत करेंगे, फूल मालाओं के साथ पुष्प बिखेरे जाएंगे, जिस तरह का स्वागत हमने इसके पहले देखा है हरियाणा की जीत के बाद, महाराष्ट्र की जीत के बाद, और तमाम जो बीजेपी लगातार आगे बढ़ती रही है जीत के साथ। तो ये बड़ी खबर, इस पर एक बड़ा अपडेट भी। शुभांगी जी। बिल्कुल शरद जी, जिस तरह से हमने बताया कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम अगर तय हो रहा है तो निश्चित तौर पर रुझानों में तो डबल सेंचुरी एनडीए ने कहीं ना कहीं उसके करीब पहुंच रही है और ये बता रहा है कि अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। लेकिन इस बीच मैंने देखा कि यहाँ पर उज्जवल दीपक जी कुछ कहना चाह रहे थे, बिल्कुल, और उनकी पहले हम बात सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उज्जवल जी। जी भाई, निखिल बंसाली जी की आशावादी विचारधारा से प्रभावित हूं मैं, पर सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि क्रिकेट की तरह डकवर्थ लुइस मेथड यहाँ पे फॉर्मूला नहीं चल पाएगा। बारिश हुई, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई, इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं लगभग आसपास ही रहने वाले हैं। 4 बजे भी और 5 बजे मुझे तो लगता है इसमें बढ़ोतरी की संभावना जरूर है। बिहार की जनता ने मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी पे वोट दिया। हमने पांडवों की तरह लड़ा है चुनाव कौरवों के खिलाफ, और कौरव एकजुट नहीं थे। जैसा प्रकाश जी बड़े भाई बता रहे थे हमारे कि कौन सी सीट पे कौन लड़ रहा था, किसके साथ लड़ रहा था, किसके खिलाफ लड़ रहा था, किसी को कुछ नहीं पता था। राहुल गांधी जी कम पानी में डूबे, कौन सी मछली पकड़ी, कौन सी वोट चोरी की, वही जाने। चुनाव के समय वो कहाँ थे? बिहार में तो नहीं नजर आए, बिहार में नहीं नजर आए, और ऑल टाइम लो सीट इनको मिलती नजर आ रही है। निर्दलीयों से ज्यादा सीट मिली है। मैं कांग्रेस पार्टी से आज भी ये आग्रह करूंगा कि भ्रम फैलाना देश में बंद करे, ये भ्रम फैलाना बंद करे। मैं फिर से कहूंगा, पवन खेड़ा जी की सुबह की बाइट देख रहा था, वो गणेश कुमार जी की बात कर रहे थे। मैं कहता हूं इस पूरे खेल में कांग्रेस पार्टी है ही नहीं, खिलाड़ी ही नहीं है। अगर खिलाड़ी है तो तेजस्वी यादव है, प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर वही उभर के सामने आ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ताओं और कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस विषय पे बयानबाजी करने से अब बाज आना चाहिए। जनता ने उनको सबक सिखा दिया है।
बिल्कुल। और आप जो बात कह रहे थे क्रिकेट की, तो क्रिकेट का भी अपडेट छोटा सा दे देते हैं। महागठबंधन की तरह, बिल्कुल बंसाली साहब बोल लीजिए, लेकिन मैं अपडेट दे देता हूं छोटा सा। 130 पे 5 विकेट है साउथ अफ्रीका, महागठबंधन के नजदीक है अभी की हालत। आगे अगर संभाल ले तो अलग बात है। जी बंसाली साहब बताएं। जी मैं बड़े आत्मविश्वास में हूं शरद जी। बार बार कौरव और पांडवों की बात हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, यदि ये पांडव है तो इसमें अर्जुन कौन है, भीम कौन है, नकुल कौन है, सहदेव कौन है, ये भी बता दो भाई। युधिष्ठिर कौन है, 5 पांडवों के नाम भी बता दो। हमें दुर्योधन मालूम नहीं, है, पांडव कौन है यही नहीं पता। मालूम है, इनको दुर्योधन और हमें दुशासन धृतराष्ट्र पता भी मालूम है, पर इनको ये नहीं पता है कि इनके 5 पांडव कौन है। हमें ये 5 पांडव थे और पांडव थे, दुशासन नहीं होता जरूर है मालूम है। इनको दुर्योधन और दुशासन मालूम है, और तो 5 पांडव द्रौपदी का नहीं मालूम। चीरहरण ये करने 5 की पांडव बता दो जो कौन कोशिश है। हुई, और किसी ये ने जनता ने देखा है। द्रौपदी कौन है, द्रौपदी कौन है, ये भी प्रश्न उठ गया भाई। चलिए, उसकी अब मुझे चीरहरण लग रहा है हम किसने किया? विषय से हट रहे हैं। द्रौपदी कौन है? अब हम और विषय से 5 हट रहे पांडव हैं। कौन है? विषय से हट रहे हैं। दूंगा, क्योंकि दुख के माहौल में उनको खुश होने की जरा सी जरूरत तो है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाभारत की अगर आप बात करते हैं महाभारत की, तो महत्वपूर्ण बात यह थी पूरी महाभारत में कि कृष्ण किसके पक्ष में थे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और कृष्ण नाम है एक ऐसे योद्धा का, एक ऐसे धर्मपक्ष का, कि जो जिधर होते थे जीत उधर होती थी। लेकिन यहाँ चुनावी जीत हार की बात है, इसलिए वो तुलना कितनी संगत असंगत है अलग बात है। सूरज शर्मा हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट चलेंगे डिप्टी सीएम उनके साथ, जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश के हैं। सूरज, ओवर टू यू। क्या कहते हैं जगदीश देवड़ा जी? जाहिर है प्रसन्न, बधाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी धुआंधार प्रचार किया और जिन 25 सीटों पर गए उनमें से 21 सीटों पर आगे चल रही है इस समय, अगर हम बात करें एनडीए की। जी जी बिल्कुल सर, मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 25 सीटों में करीब 21 सीटों पर जो जीत है वो बम्पर हुई है और मध्य प्रदेश का हर चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। सर क्या कहेंगे, एकदम क्लीन स्वीप उम्मीद की थी, और आखिर कौन से फैक्टर है जो लग रहा है कि 194 से ऊपर जा रहे हैं? बहुत खुशी है, अपार उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और आज पूरे देश में इस बात की खुशी है कि बिहार में एनडीए की सरकार भी बन रही है और भारतीय जनता पार्टी को भी भारी बहुमत मिला है। निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और उन्होंने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम किया है, और उसी को समर्थन बिहार की जनता ने दिया है, उनके प्रति विश्वास व्यक्त किया है। और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उनके नेतृत्व में हमारे प्रदेश के संगठन के हमारे कई वरिष्ठ लोग बिहार चुनाव में गए थे। उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा भी की है और निश्चित रूप से सबने मिलकर के काम किया। और वहाँ जो विकास हुआ है, सुशासन जो वहाँ पर रहा है, उन सब बातों को, कानून व्यवस्था के बारे में सब बातों का विचार लोगों ने किया और वहाँ पर इस बात का समर्थन दिया है। और आज ये जो खुशी है ये उसी की बात की। जैसे ही हार हुई, अब देखें दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर दिया कि 62,50,000 से ज़्यादा वोट काटे गए, और एक बड़ा फैक्टर रहा 5 लाख से ज़्यादा जो वोट हैं वो SIR फॉर्म भरे ही बिना बढ़ा दिए गए। तो इस वक्त अभी से कांग्रेस कह रही कि वोट चोरी फिर से एक बार आपने की। काटे नहीं गए, ये सब जितने फर्जी थे उन फर्जी वोटों को हटाया है। जो पता नहीं कहाँ से आकर के जो फर्जी वोटिंग करते थे, ये सब उनको हटाया। ये तो केवल खींच निकाल रहे हैं। ये मुझे लगता है कि उन सब लोगों की बौखलाहट है, और इस प्रकार का करने के बजाय लोकतंत्र में जो विश्वास व्यक्त किया है जनता ने, उस पर अपना समर्थन देना चाहिए। प्रशांत किशोर भी एक बड़ा चेहरा बनकर आए थे जनस्वराज पार्टी के तौर पर, आपको लगता है, लेकिन देख रहे हैं एक भी सीट उनकी निकल कर नहीं आई। बता दिया जनता ने, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जनता सब समझती है कि किन लोगों को बिठाना चाहिए, किन को नहीं बिठाना चाहिए। इसलिए उन्होंने पूरा समर्थन दिया, और अब जल्द मुझे लगता है कि रुझान आ रहे हैं और बढ़त होगी और प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। तेज प्रताप की बात हो या तेजस्वी यादव की बात हो, दोनों भाई बिखर गए और नीतीश दादा फिर से एक बार निखर सूरज, गए। आप बात करते रहिए। बिखर गए। जगदीश देवड़ा जी बहुत महत्वपूर्ण है। मैथिली ठाकुर जो बड़ा चेहरा है मिथिलांचल का, हालांकि रही नहीं है वो मिथिलांचल में, क्या कह रही हैं सुनते हैं। तो क्या कहेंगे अंत में?
अंत में यही कहना चाहूंगी कि ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे, और ये तो मेरी लड़ाई तो अब शुरू होगी। अब तो मेरा काम शुरू होगा कि अगले 5 साल में लोगों की कैसे सेवा करूं और अपने आप को साबित करूं। तो क्या अब सीतानगर बनेगा? सीतानगर तो बनेगा, और सीतानगर बनने के साथ साथ आदर्श के रूप में अलीनगर को बहुत ही ऊपर तक लेकर के जाना है। अच्छा, अपने वोटरों को आप एक गीत के माध्यम से किस तरह धन्यवाद करना चाहेंगे? अपना किशोरी जी के टहल बजे बई हे मिथिले में रह गई, हमरा ने चाही चारों धाम हे मिथिले में रह गई। और इसके साथ एक बधैया गीत सुनाऊंगी। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। थैंक यू। ये थी मिथिलांचल की गायिका, और जिस तरह से बधाई गीत भी उन्होंने गाया, और जिस तरह से उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि असली लड़ाई तो उनकी अब शुरू होती है। तो निश्चित तौर पर ये लड़की जो बड़ी नाजुक सी है, जिसको देखकर लगता है कि अभी स्कूल ख़त्म किया है और कॉलेज का फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर चल रहा है, लेकिन अब इन कंधों पर, इन नाजुक से कंधों पर विधायकी का दायित्व है। और आसान नहीं होती राह, अगर आप ग्राउंड राजनीति को न समझते हों, पॉलिटिशियन आप एक लहर में या एक मजबूत पार्टी के साथ आप आगे बढ़कर, क्योंकि कितने किस्से और कितनी कहानियां आप अतीत में पाते हैं, चाहे अमिताभ बच्चन की बात करें, धर्मेंद्र की बात करें, सनी देओल की बात करें, ये बड़े चेहरे जो चमकते हुए राजनीति में आ जाते हैं, लेकिन राजनीति का पहला ही पाठ उन्हें कई बार, लेकिन हम इनको शुभकामनाएं देंगे कि ये आगे बढ़ें, और जितना सुरीला इनका स्वर है, एक वैसे ही प्रभावशाली पॉलिटिशियन के तौर पर भी आगे बढ़े। शुभ बिल्कुल, प्रत्याशी से विजेता की ओर अगर मैथिली बढ़ रही हैं शरद जी, तो उनकी ये राह अब तक भी आसान नहीं थी। जब से प्रत्याशी बनी तब से लेकर कई तरह की ऐसी बातें उनको लेकर हुई, लेकिन ये बिहार की जनता का भरोसा है मिथिला की बेटी पर, और कह रही थी कि अलीनगर सीतानगर जरूर बनेगा और इस पर भी काम होगा निश्चित तौर पर, इस बिहार चुनाव पर भी। और एक नारी शक्ति को प्रोत्साहित करने वाले ये नतीजे, अगर अलीनगर से मैथिली जीत दर्ज करती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और जीत दर्ज करने की तरफ वो मान ही चुकी हैं कि बढ़ चली हैं, और पटाखे, खुशियां, प्रसन्नता का चारों तरफ परिवेश। और क्यों ना हो, वो बीजेपी जो कभी 2 सांसदों की पार्टी होती थी केंद्र में, और राज्यों में शायद ही कोई ऐसा प्रदेश आपको 80 के दशक में मिलता था, उत्तर मध्य भारत की बात करें, जहां भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी होती थी। आज वो पार्टी न सिर्फ 11 साल पूरे कर चुकी है केंद्र में, जबकि गुजरात में लगभग 3 दशक और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में 1.5 से 2 दशक का सफर ज़्यादा का वो तय कर चुकी है, और आगे भी बहुत मजबूत उसके निशान भविष्य के लिए भी नज़र आ रहे हैं। तो अब हमारे साथ नए मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, जो बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे। कांग्रेस से संतोष गौतम जी हैं, थोड़े गंभीर हैं, जाहिर है चुनावी जीत हार कहीं ना कहीं असर तो डालती है। एक कार्यकर्ता हैं, मन से पार्टी को, उसके विचार को अपने भीतर समाहित करके आगे बढ़ रहे हैं, और चिंता होती है, तकलीफ भी होती है कि आखिर क्या गलती हो रही है। तमाम बातें हैं जो यहाँ कही जाती हैं, लेकिन अंदर का एक विश्लेषण हर व्यक्ति का होता है, जो भले ही उसकी जुबान पर ना आए, लेकिन वो जानता भी है कि उससे क्या गलती हुई, उसे और क्या बेहतर करना हुआ। गौतम जी, कैसे देखते हैं आप इन नतीजों को? और कांग्रेस जाहिर तौर पर निराश तो होगी, लेकिन चरेवेती चलना ही है, आगे बढ़ना ही। देखिए, सबसे पहले तो अगर ये जो रुझान है ये नतीजों में तब्दील होते हैं, तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के सहित पूरे एनडीए गठबंधन को बधाई दूंगा, और
ये कहूँगा कि वो अपनी बातों को पहुंचाने में सफल रहे और कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन, महागठबंधन जो है अपनी बात उस तरीके से नहीं पहुंचा पाया। लेकिन शरद जी, मेरा ये मानना है कि इस पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना विश्लेषण करेगी, क्योंकि आप ये कहेंगे ही कि कांग्रेस पार्टी को अपनी ओर देखना चाहिए या आरजेडी को अपनी तरफ देखना चाहिए, तो बिल्कुल हम अपना विश्लेषण करेंगे। लेकिन इससे ये चीज़ें खारिज नहीं हो जाती कि एक पूरे समग्र रूप से जिस तरह से सरकार ने 10,000 रुपये का जो एक राशि दी महिलाओं के खाते में और आचार संहिता लगने के बाद तक चुनाव आयोग ने उस पर रोक नहीं लगाई, तो इन बातों को देखना भी आवश्यक है कि क्या लोकतंत्र सही दिशा में जा रहा है, क्या चुनाव आयोग को इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। यदि कोई प्रत्याशी या कोई अन्य विपक्षी दल इस तरीके का काम करता तो निश्चित रूप से उस पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाइयां हो गई होती। लेकिन एक पूरे संवैधानिक संस्था सरकार यदि 10,000 रुपये खातों में डाल रही थी तो मैं समझता हूं ये कोई निष्पक्ष चुनाव नहीं है। और जहां तक वोट चोरी की बात है, दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट का आपके चैनल पर जिक्र आया कि 62 लाख वोटों को उन्होंने हटाने की बात की और 5 लाख वोट जोड़ने की बात की, उसको जगदीश देवड़ा जी ने स्वयं मान लिया है। वो कह रहे हैं, हालांकि उनका ये कहना है कि फर्जी वोट हटाए गए, फर्जी वोट नहीं हटाए गए, यही मैनिपुलेशन है। और इसी वोट चोरी की बातें इंडिया गठबंधन के लोग करते रहे। लेकिन हाँ, मैं इस पूरे आरोप प्रत्यारोप के बीच में आज भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरे गठबंधन को बधाई दूंगा और कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से जो कमियां रही हैं उस पर निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए। बहुत ही संतुलित रिएक्शन है गौतम जी, और निश्चित तौर पर ये बिल्कुल ठीक बात है कि जाहिर है बाकी चीज़ें जो आपका अधिकार है कि आप जो SIR या इसको लेकर तमाम बातें करते रहें, लेकिन बिल्कुल ठीक बात है कि अगर ये रुझान परिणामों में बदलते हैं तो बधाई के पात्र है बीजेपी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रदर्शन की मैं बात करूं सिसोदिया जी, तो शानदार प्रदर्शन रहा। 25 में से 21 जगहों पर आगे रहे और ऐसा विश्लेषण का सिरा भी बार बार सामने आया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये दो अदर देन बिहार के लीडर्स थे जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी बिहार में कि साहब इनको भेज दीजिए हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी पे, इनका बड़ा इम्पैक्ट है। तो बधाई डॉक्टर मोहन यादव को भी, क्या कहेंगे जी? निश्चित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी बहुत शुभंकर साबित हुए हमारे इन चुनावों में, चाहे हरियाणा की बात करें चाहे आज हम बिहार की बात करें। बिहार चुनाव एनडीए ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर यह जो जीत है ये विकास की जीत है, ये हमारे लोकतंत्र की जीत है। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के जिस प्रकार से प्रचंड जीत हासिल करने का ये हुआ है, ये जनता का इस नेतृत्व के ऊपर विश्वास बिहार की जनता ने प्रकट करने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो माता बहनों, युवा समाज के सभी वर्गों ने जो जिस प्रकार से बढ़ के भाग लिया, निश्चित तौर पर चुनाव में जिस प्रकार से प्रतिशत भी अधिक था, ये इस बात की ओर है कि मोदी जी पर विश्वास करते हुए मोदी जी की गारंटी के ऊपर और यह जो है मोहर लगने का काम हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए ने जिस प्रकार से एक टूल किट गैंग के माध्यम से एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की जो प्रयास किया गया था, चाहे वो SIR की बात हो, चाहे फिर उस पर दुष्प्रचार की बात हो, चाहे वोट चोरी जैसे बात हो, चाहे तुष्टीकरण की राजनीति हो, चाहे घूसपैठियों के समर्थन की बात हो, ये सब नीतियां जो बिहार में जिस प्रकार से लेके आए थे और बिहार को बदनाम करने का जो एक षड्यंत्र हुआ था, उस षड्यंत्र के खिलाफ ये मान के चले आपकी विकास की यह जीत जंगल राज के खिलाफ है। निश्चित तौर पर एनडीए सरकार ने 20 साल के कार्यकाल में और जो काम किए, लगातार काम किए और उन काम को जो समर्थन मिला, एक नया कल्चर राजनीति में डेवलप हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का एक कल्चर अब डेवलप होने का काम देश में हो रहा है। अब गैर जिम्मेदार तरीके से कोई भी राजनीतिक दल का मुखिया आए और कुछ भी बात करके चला जाए, कुछ भी गैर गंभीरता नहीं लाते हुए कुछ भी आरोप लगा दे और जाकर चला जाए, उसको अब देश की जनता जो है बर्दाश्त नहीं कर रही है, प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है। उनको गंभीर व्यक्तित्व चाहिए, गंभीर कार्यक्रम चाहिए, राजनीतिक दल भी जो है उनके प्रति गंभीरता से, संवेदनशीलता से सोचने वाला चाहिए। जैसे कोई कुछ भी बोल देगा उसको नकारने का काम जनता ने कर दिया है। मैं लौटता हूं, जय नागड़ा जी भी अगर हमारे साथ जुड़े हों तो मैं स्क्रीन पर उनको देखना चाहूँगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कैंपेन जो है वो कांग्रेस का क्या ठीक दिशा में है, ये एक सवाल है। जय नागड़ा जी जब जुड़ेंगे तो मैं उनसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि अगर आप चलें, पीछे चलें, 75 की तरफ चलें, तो सरकार के जो काम थे या उसके जो फैसले थे, आपातकाल था या तथाकथित रूप से विपक्ष के दमन का आरोप था, तत्कालीन विपक्ष का, जयप्रकाश नारायण जी की आंधी थी,
अटल जी हों या समाजवादी पार्टी के जो चेहरे अब नायक बने बाद में, मुलायम सिंह, लालू प्रसाद, ये सब पुरोधा थे उस समय, युवा नेता थे। लेकिन ये सरकार के कामकाज की कथित रूप से जो नकारात्मकता थी उसके विरुद्ध था आंदोलन। अभी इंडिविजुअल आरोप जो कांग्रेस के हैं, वोट चोरी है, प्रधानमंत्री पर आरोप हैं, क्या ये पक्ष में जा रहे हैं कांग्रेस के, या ये कांग्रेस के लिए बूमरैंग बन रहे हैं? लोग आपसे क्या ये सुनना चाह रहे हैं कि आप ये बताइए कि एनडीए सरकार जो केंद्र की है उसके क्या खराब काम है, ये बताइए हमको। कौन सी चीज है, कौन सी नीतियां हैं जिनसे महंगाई बढ़ गई, कौन सी नीतियां हैं जिनसे देश पीछे चला गया, कौन सी चीजें, बजाय आप इंडिविजुअल होके कि राहुल जी का पूरा अटैक प्रधानमंत्री पर होता है, नरेंद्र मोदी जी पर होता है। अमेरिका से हमने देखा, टैरिफ वॉर को लेकर देखा, पाकिस्तान को लेकर देखा। गौतम जी, आपका नजरिया जाहिर तौर पर पार्टी का नजरिया होगा, लेकिन फिर भी ये एक प्रश्न है जिसका उत्तर हमें निष्पक्ष नहीं शरद जी, आपका प्रश्न अपनी जगह जायज है कि कांग्रेस को कहीं उनके जो उठाए गए मुद्दे थे कहीं बूमरैंग तो नहीं किए। मैं ये कहना चाहूँगा कि राहुल जी ने केवल मोदी जी को लेकर अटैक किया, ऐसी बात मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि राहुल जी लगातार वहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा उठाते रहे, बिहार से मजदूरों के, लोगों के पलायन का मुद्दा उठाते रहे, इस मुद्दे को उठाते रहे कि वहाँ बिहार में फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं स्थापित हुई, अगर गुजरात के लोग आकर बिहार में कैंपेन कर रहे हैं, वहाँ से अधिकारी बुलाए जा रहे हैं, तो ये सफाई क्यों नहीं दी जा रही है कि यही जो बिहार का मजदूर है ये गुजरात में नौकरियाँ करने पर, दिल्ली में नौकरियाँ करने पर, बम्बई जाने पर क्यों मजबूर होता है? क्यों बिहार का आज उन्नत चेहरा नहीं है? जिस जंगल राज का नाम देकर नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज है बरसों से अलग अलग फैक्टर्स के कारण, तो वहां पर उस जंगल राज का खात्मा हो गया क्या? चलते चुनाव में कैंडिडेट की हत्या होती है, उनके साथियों की हत्या होती है, जेल से अपराधी चुनाव जीत रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई जंगल राज के खात्मे जैसी कोई बात नहीं है। जंगल राज बहुत बढ़ गया है और पिछले दिनों आपके चैनलों ने भी लगातार दिखाया ही है कि किस प्रकार से हत्याएं वहां जारी है, किस प्रकार से अपहरण हो रहे हैं, लूट हो रही है, सब कुछ है बिहार में। बेरोजगारी है, उद्योगपतियों को फ्री में जमीनें दी जा रही है। जहां अमित शाह जी ने कहा कि बिहार में जमीन नहीं है, वहां एक उद्योगपति को 1000 एकड़ जमीन दे दी जाती है। मैं कहता हूं ये सारे मुद्दे खारिज नहीं हो जाते इसलिए कि हम चुनाव हार गए। चुनाव हारने के कई तात्कालिक कारण भी होते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि एक संस्थागत लूट का मामला है ये, चाहे चुनाव आयोग ने मिलकर किया और 10,000 रुपए देने की बात हुई। मैं राज्यपाल जी से पूछना चाहूंगा कि आपकी पार्टी अगर महिलाओं की हितैषी है और अगर केवल चुनाव जीतने के लिए उसने 10,000 नहीं दिए हैं तो पिछले वर्ष दिए थे क्या राशि? उसके पिछले वर्ष दी थी क्या राशि? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये केवल चुनाव जीतने के लिए अगर तात्कालिक कोई गिमिक खेलकर अगर चुनाव जीत जाते हैं, इसका मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सही है और उसका जंगल राज वहां नहीं था। चलिए, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस वक्त हमारे साथ, बीजेपी के सीनियर लीडर, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा जी को आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। जश्न का माहौल, ग्वालियर में है वो, और अपने हाथ से कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाते हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रसन्न मुद्रा में। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, बहुत बधाई आपको कि वहां भी एक शानदार जीत, क्योंकि लगातार अगर हम देखें, महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, तमाम जगह आप जिस तरह से बीजेपी एनडीए लीड कर रहा है, पहला रिएक्शन आपका क्या है और क्या प्रमुख कारण देखते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 21 सीटों पर गए 25 में से, वहां जो अब तक अपडेट है रुझानों में आ गए हैं, क्या कहेंगे आप? जी डॉक्टर मिश्रा। नहीं, रुझान मत मानो, आप उसे परिणाम ही मानो जी। हम पहले दिन से वहां गए थे, तभी हमने कहा था कि 2025 मोदी जी संग नीतीश, 2025 आरजेडी फिनिश, वही हुआ। परिणाम भी आपने सामने देख लिया जी। ये जो वोट चोरी का इनने पदयात्रा निकाली थी, कांग्रेस साफ हो गई। हमने कहा था 2 अंक पे भी नहीं आएगी, नहीं आई शरद जी कांग्रेस पार्टी। अभी थोड़ी देर बाद फिर रोना शुरू होगा ईवीएम का, SIR का, वोट चोरी का। दरअसल शरद जी, इनका जमीन पर किसी का काम था ही नहीं वहां पर, ना आरजेडी का था और ना कांग्रेस का था। ग्रॉस रूट पर दोनों पार्टियां नहीं थी, सिर्फ नेता ही नेता थे। सभा कर लो, रैली कर लो और गायब हो जाओ, कुछ नहीं था नीचे। इनकी कोई साख नहीं थी वहां पर, और मोदी जी और नीतीश जी की साख वाले नेता थे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पेज प्रभारी तक गया था, एक एक बूथ पर गए थे। हम माननीय अमित शाह जी का कुशल प्रबंधन था वहां पर, नड्डा जी का देखरेख थी हमारे सबके साथ में। संगठन का आपने भी देखा आदरणीय शरद जी, 1 महीने तक हम वहां से हट नहीं पाए, त्योहारों के होने के बावजूद भी। कार्यकर्ता हमने कोई सभा नहीं की, हम नीचे घूम रहे थे वहां एक एक गली में,
कोई मिलता ही नहीं था इन पार्टियों को कार्यकर्ता, और इसलिए मैंने आते ही कह दिया था कि कांग्रेस 2 अंक पे भी नहीं आ पाएगी, और परिणाम आपके सामने है। जी जी, आप भी बिहार गए? जी, 1 महीने रहा पूरा। तो क्या आपने ये जो आप दावा कर रहे हैं कि वहां कांग्रेस ग्राउंड कहीं नजर ही नहीं आई, इसका क्या कारण देखते हैं कि आखिर कांग्रेस की बात, जबकि इतने दावे चुनाव के पहले इतनी बातें होती हैं, तमाम चीजें उभर कर सामने आती हैं, लेकिन आपका दावा है कि वहां नीचे कांग्रेस नजर ही नहीं आई? माननीय, मैं एक बात बताऊं, अकेले मैं बिहार की बात नहीं कर रहा। ग्रॉस रूट पे कांग्रेस अब कहीं नहीं बची है देश में। नेताओं की पार्टी बची है। जो नेता है वो टीवी के हैं, ट्विटर के हैं, फेसबुक के हैं, व्हाट्सएप के हैं, पेपर के हैं, अखबार के हैं, बस। नीचे कहीं भी कांग्रेस गांव में बची नहीं है। गांव में कांग्रेस लगभग समाप्ति की ओर है। जी जी जी, 1 महीना आपने डेरा डाला। भविष्य ये राहुल गांधी जी जो वोट जी हाँ, राहुल गांधी जी, माननीय शरद जी, जो वोट चोरी का लगाते हैं या ईवीएम का लगाते हैं, इसके पीछे सोची समझी रणनीति है राहुल गांधी जी की, कि नहीं तो उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगेगा कि ये राहुल गांधी कभी हमको चुनाव जिता ही नहीं सकते। 70 चुनाव हार चुके हैं जिस दिन से ये पार्टी के महासचिव बने थे, उस दिन से आज तक 70 चुनाव जी जी लगातार। अभी 3 तो लोकसभा हार गए, 2014 का, 19 का, 24 का लोकसभा चुनाव हारे जी। उसके बाद की लोकसभा के बाद जब थोड़ी सी ऑक्सीजन इनको आई थी, उसके बाद महाराष्ट्र हार गए, हरियाणा हार गए, दिल्ली हार गए, बिहार हार गए। सीरीज हारने की लगातार है। जी जी, आखिर क्या कारण है? साहब 1 महीने रहे आप बिहार में। वोट चोरी कांग्रेस की होती है क्या? जी जी, मध्य प्रदेश में आपने टोली बनाकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का एक रणनीतिक निर्णय लेकर आप आगे बढ़ते रहे। वहां भी मंत्र फूका आपने वहां पार्टी के कान में कि वहां भी अब जो है ये आरजेडी में भी कुछ इस तरह की टोली ओली बनाकर आगे बढ़ा जाए। ज्वाइनिंग टोली तो वहां पर नहीं बनी थी, पर इतना तय बात थी कि वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह बहुत था, और कांग्रेस और उनके जो महागठबंधन था उनके कार्यकर्ताओं के अंदर प्रारंभ के दिन से निराशा थी। एक तो जैसे टिकट बेचने के आरोप उनकी पार्टी के लोगों ने लगाए, उनके जो मंत्री थे, प्रत्याशी थे, वो लालू जी के बंगले के बाहर कपड़ा फाड़ के लेट गए। एक लालू जी का जंगल राज जो था, मुझे लगता है 3 पीढ़ियों तक उसकी एंटी इनकम्बेंसी रहेगी। दूसरी पीढ़ी तो भोग रही है, आने वाली एक और पीढ़ी लालू जी की एंटी इनकम्बेंसी भोगेगी। 3 पीढ़ी तक एंटी इनकम्बेंसी उस जंगल राज की रहने वाली है। लोगों की रूह कांप जाती है जब जंगल राज की बात करते हैं। हर शहर में कोई ना कोई बड़ी घटना या वारदात हुई थी। हमारे मुजफ्फरपुर जिस शहर में मैं था, वहां पर एक डॉक्टर को जिंदा जला दिया था उस समय। तो वो जब याद दिलाया जाता है तो जनता सिहर जाती है, और इसलिए सबका मन लग रहा था कि माननीय मोदी जी, नीतीश जी ये साफ स्वच्छ छवि के आदमी हैं और इनको ही वोट देना है। डॉक्टर साहब, आप चुनाव प्रबंधन के माहिर एक प्लेयर के तौर पर आपको देखा जाता है, जरा ये बताइए, हमको समझाइए जरा इसको कि हर चुनाव में हम देखते हैं, पश्चिम बंगाल हो या ऐसा चुनाव हो जहां अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी होती है, तो वहां AIMIM बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है बीजेपी के लिए। यहां जन स्वराज पार्टी के एक योद्धा कूद पड़े जिन्होंने पहला कैंपेन आपके लिए डिजाइन किया था, प्रशांत किशोर जी। तो क्या ये मतलब ये लोग आपकी मदद के शुभंकर होते हैं, ये AIMIM, जन स्वराज? प्रशांत किशोर जी से तो ज्यादा नुकसान हम लोगों को बीजेपी को हुआ है सर। जी जी, उनको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है जी, बाकी के दलों को। जी, जहां तक ओवैसी जी की पार्टी की बात है, ओवैसी जी की बातें लोगों के गले में बिहार में उतर रही थी कि 17% हमारा वोट है। डिप्टी CM 7% वाले को घोषित किया, तो मुसलमान क्या सिर्फ वोटर है? मुसलमान क्या यूज एंड थ्रो के लायक रह गया है? क्या मुसलमान को भाजपा का डर दिखा के वोट लेना है? ये बातें जब वो अपने भाषण में कहते थे तो लोगों के जहन में उतर रही थी। और ये बात बिल्कुल तय है कि जो SIR है, ये वोट चोरी वाली बात जो करते हैं जी, ये विदेशी और रोहिंग्याओं के वोटों को बचाना चाहते हैं राहुल गांधी और बाकी के, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे अखिलेश यादव। ये जो करोड़ों की संख्या में विदेश से आके बस गए और यहाँ वोटर लिस्ट बन गई है, आधार कार्ड इनकी सरकारों ने, ममता बनर्जी की और आम आदमी पार्टी की और जो लालू जी जैसे लोगों ने बनाए हैं, शरण दिए, तो ये उनका वो अज्ञात आशंकाओं से ग्रसित है, इसलिए विरोध करते हैं।
जी, ये रोहिंग्याओं के वोट बचाना चाहते हैं, बांग्लादेशियों के, विदेशियों के। जी, कंक्लूड करूंगा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। मुजफ्फरपुर में आपका चमकता चेहरा बता रहा है कि बढ़िया आपने प्रदर्शन किया वहां, और जिन सीटों पर जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दी थी वहां निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि झंडा आपने परचम फहराया है वहां। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा है, और ऐसा माना गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री काफी डिमांड रही। क्या कहेंगे इस पर, एक छोटी टिप्पणी आपकी। जी, निश्चित बहुत बधाई, उनने बहुत मेहनत भी की मोहन यादव जी ने वहां पर काफी डिमांड भी रही मोहन यादव जी की वहां। हमारे महामंत्री संगठन आदरणीय हितानंद जी, जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे थे, कुशल संगठन से काम किया, बहुत मेहनत की उन्होंने भी। बिल्कुल ठीक बात है, और यही बीजेपी की ताकत है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिसे आप और बेहतर समझते हैं कि पूरी पार्टी एकजुट हो जाती है, हर बड़ा छोटा कोई नहीं रह जाता, कार्यकर्ता सिर्फ कार्यकर्ता है, और जो दायित्व दिया है उसे डन करना, उसे सफलता तक ले जाना। एक बार फिर आपको बधाई और शुभकामनाएं, और धन्यवाद कि आप बंसल न्यूज के साथ जुड़े, और 1 महीने आपने वहां डेरा डाला मुजफ्फरपुर में, और आपने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम वो बीजेपी के नेता जो गए, आज वो प्रसन्न उत्फुल्ल चेहरों के साथ ये कहने के लिए भी विनम्रता से अधिकारी हैं कि हाँ, हमारा भी अकिंचन गिलहरी की तरह योगदान रहा। बहुत शुक्रिया। चलिए अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां पर जश्न का माहौल है बीजेपी कार्यालय में, और क्यों ना हो, आखिर लगातार दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा सिलसिला थम ही नहीं रहा है। गौरव, ओवर टू यू, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सरज जी, देखिए मैं इस वक्त बीजेपी जिला कार्यालय एकात्म परिसर में हूँ, जहाँ पर यहाँ जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जिला अध्यक्ष जो है वो खुद यहाँ ढोल पकड़े हुए और ढोल बजाते नजर आ रहे हैं, और एक अलग सा उत्साह यहाँ पर सरज जी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार यहाँ पर आ रही है और मिठाई खिलाई जा रही है। यहाँ पर बकायदा पेड़ा आया है और कार्यकर्ता जो है वो एक दूसरे को पेड़ा खिलाते नजर आ रहे हैं। मैं सीधे बात करता हूँ और जानता हूँ अशोक की एक बड़ी जीत की ओर जा रही है, वहाँ रुझान पूरी तरीके से एनडीए के और बीजेपी की तरफ है। बहुत बड़ी जीत है, कल्पना से ज्यादा जनता ने प्यार उड़ेला है भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए, और एक प्रकार से जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर जनता ने राष्ट्रवाद के लिए वोट दिया है, और मोदी जी की नीतियों पर भरोसा करके विकास के पथ पर बिहार को ले जाने के लिए जनता ने मैंडेट दिया है। इस मैंडेट का हमको बहुत बहुत आप लोगों ने तैयारियां पहले से ही कर ली थी जश्न की। देखिए सर ये आतिशबाजी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आतिशबाजी भी शुरू हो गई है। जीत का जश्न जो है वो आतिशबाजी के साथ यहाँ पर बीजेपी बना रही है, बीजेपी कार्यालय में है, और दोपहर को एक बड़े जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ आप इस पूरा उसको जीत को लेकर कहना चाहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो नीति ये रहा है देश में, जब से उन्होंने प्रधानमंत्री बने हैं, आज देश को आगे बढ़ाया और जो कहा उसको पूरा किया है। इस बात का जो है विश्वास आज बिहार की जनता ने किया है। इसी का परिणाम है कि आज हमारे कल्पना से भी बाहर जाकर वहाँ पर भारी सीटों के साथ में, बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीत रही है। और चुनाव के पहले ये महागठबंधन जो गठबंधन है, वहाँ के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, वहाँ के लोगों को ठगने का प्रयास किया। जो जंगल राज था उसको पूरी तरीके से नकारे हैं। कांग्रेस का शर्मनाक हार आज हुआ है वहाँ। अमित भाई, एसआईआर को लेकर भी कई सवाल खड़े किए विपक्ष ने, और एसआईआर पर सवाल खड़े करते करते कई सारी चीजें आरोप प्रत्यारोप भी लगाया था। देखिए, निश्चित रूप से जब कांग्रेस हारती है या महागठबंधन जब हारता है तो इसी प्रकार का निकल बात करता है, और लगातार अब उनके पास कोई चारा नहीं है। ईवीएम का उनका जो रोना था वो पुराना हो गया है, अब उनके लिए नया एसआईआर का रोना आ गया है। पूरे देश में एसआईआर लागू हो रहा है और सभी जगह एसआईआर बहुत ही पारदर्शिता के तरीके से चल रहा है। आने वाले समय में एसआईआर और अच्छे से यहाँ पर चलेगा। जनता का पूरा विश्वास नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर, नीतीश कुमार जी की सरकार पर है।
ये देखा गया कि कांग्रेस के कई दिग्गज, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर ले, उन्हें वहां का ऑब्जर्वर बनाया गया, चाहे मोहन मरकाम की बात करें वो गए, अमरजीत भगत गए, लेकिन कांग्रेस का वैसा कोई रुझान वहां अभी तक नहीं मिला। देखिए 7वें नंबर पर कांग्रेस अभी जो रुझान है उसके हिसाब से वहां की क्षेत्रीय पार्टियों से भी नीचे एक राष्ट्रीय पार्टी का होना जो देश में राज कर चुकी है, एक शर्म की बात है। और आप मानेंगे हमारे लिए भूपेश बघेल हो चाहे राहुल गांधी हो, एक कहा जाए कि बिहार में बीजेपी की बहार और रायपुर में जश्न की ये तस्वीरें गौरव बता रही हैं कि निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस तरह से केसरिया सीट पर बढ़त बनाए हुए थी और अब पहला नतीजा भी जेडीयू के पक्ष में ही आया है। बिहार चुनाव का पहला नतीजा, और इसी के साथ डबल सेंचुरी भी हो गई है एनडीए की बिहार में। बिल्कुल ठीक बात है, और दोहरा शतक बना लिया है और केसरिया हो ही गया है इस समय बिहार, अगर आप बात करें। और ये भी एक संयोग है कि पहली सीट जो है वो भी, चलिए गेस्ट पर चलते हैं और पहला रिएक्शन सिसोदिया साहब का। सर, केसरिया पहली सीट जी कि कैसे देखते हैं? यही तो विचार है हमारा कि नेशन फर्स्ट, भारत माता की जय जयकार जो है पूरे विश्व में हो। और इसी लक्ष्य को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं तो फिर जनता उनको इस प्रकार का जो है प्रतिशत देने का काम करती है। एनडीए ने निश्चित तौर पर जनता के बीच में जो जाकर कहा उसको करने का काम किया, इसीलिए लगातार मोदी जी की गारंटी के माध्यम से हम और जनता के बीच में लगातार विश्वास अर्जित करते जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने और उनके गठबंधन ने झूठे वादे करने का काम किया, हमें क्रिटिसाइज करा, हमारी योजनाओं को क्रिटिसाइज करा, पर उन्होंने कोई ठोस योजना देश की जनता के सामने या प्रदेश की जनता के सामने नहीं रखी। वो कहते थे कि बिहार के हर परिवार से एक युवा को हम सरकारी नौकरी देंगे। जब उनके नेताओं से पत्रकार वहां पर चलते चुनाव में ये पूछते थे कि 3.25 करोड़ जो है परिवार है और उन परिवारों के एक एक व्यक्ति को अगर आप नौकरी दोगे तो सैलरी जो बनती है वह बिहार की टोटल बजट के 4 गुना बनती है, तो उसका कोई उनके पास जवाब नहीं था। इस प्रकार का झूठ बोलने का काम जब किया तो जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया। एमवाई की बात करी, उन्होंने तुष्टीकरण के तहत मुस्लिम और यादव की बात गठबंधन ने जाके करने का काम किया। वहीं संतुष्टिकरण के तहत हमारी पार्टी ने महिला मतलब एम, युवा मतलब वाई, उसी एमवाई की बात करी, पर स्वरूप बदल के एमवाई की बात करी हमने, महिला और युवा और उनके कल्याण की योजनाएं लेके जब हम गए तो वहां की जनता ने और हमें ये प्रतिशत दिया, वोट देने का काम किया। और राजनीतिक पंडित अब इस पर चर्चा करेंगे और रिसर्च करेंगे तो ये पाएंगे कि उसी मुस्लिम वर्ग की महिलाओं ने, उसी यादव समाज की महिलाओं ने, युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम किया है, एनडीए के पक्ष में मतदान करने का काम किया है। ये हमारी रणनीतिक सफलता है जी। हमने तुष्टिकरण की बात नहीं करी, हमने संतुष्टिकरण की बात कही। चलिए चलते हैं जय नागड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। जय जी, कुछ देर पहले हम ये बात कर रहे थे और हमारा जो विश्लेषण का सिरा था वो ये था कि क्या जो इंडिविजुअल अटैक है प्रधानमंत्री पर कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस के टॉप लीडर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की तरफ से, क्या वो बेअसर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो जितना इम्पैक्ट उसका आना चाहिए वो जनता के मन तक नहीं जा पा रहा। जनता के मन पर क्या इंडिविजुअल किसी लीडर का अटैक, इंदिरा जी हमेशा निशाने पर रही विपक्ष के, लेकिन विपक्ष सेंध तब लगा पाया जब 75 में उसे आपातकाल का एक मुद्दा मिला इंदिरा जी के और तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ। तो मुद्दे जनता के मन को छूते हैं। इंडिविजुअल अटैक इंदिरा जी हमेशा निशाने पर रही 70 से लेकर 90 के दशक के आरंभ तक, 84 तक, लेकिन वो कभी भी जनता उनको मानती रही कि ये इस समय क्या वही दर्जा प्रधानमंत्री का लोगों के मन में है कि उन पर नेगेटिव अटैक होता है तो वो बीजेपी की ताकत ही बनता है। शरद जी, ये बात सही है कि जो नतीजे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं और जिस तरह से एक तरफा जो बीजेपी जो एनडीए को जो बढ़त मिली है, लोगों ने कहीं ना कहीं विश्वास जताया और ये बात सही है कि परिणाम बता रहे हैं कि जिस तरह से विपक्ष का जो हमलावर था, जिस तरह से कहीं ना कहीं वो धार जो है वो उतनी पैड़ी नहीं दिखी और वो असर कहीं उसका कम दिखा। ये तो, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें हम पूरे चुनाव की भी बात करें तो शायद शिवराज जी ने जो एक मंत्र दिया लालू
मुद्दा दिख रहा है और इसका बड़ा इम्पैक्ट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पड़ा। महिलाओं का जिस तरह से जाना मतदान होगा और महिलाओं का सत्ता के पक्ष में जाना, एनडीए के पक्ष में जाना, तो मुझे लगता है कि बड़ा वजह ये हो सकती है। और दूसरा ये बात यहाँ सवाल ये भी था कि महिलाओं के लिए बढ़ चढ़कर घोषणाएं आरजेडी ने भी की, और आप 2023 मध्य प्रदेश में चलेंगे तो लाडली बहना का जो वादा था वो दूसरे नाम के साथ कांग्रेस का भी था। लेकिन विश्वसनीयता की तरफ अगर बात करें तो महिलाओं ने भी ये माना 2023 में मध्य प्रदेश में कि नहीं बीजेपी, और बिहार में भी उन्होंने आरजेडी को नकारा और नीतीश कुमार और बीजेपी पर विश्वास किया। देखिए, दो चीजें हैं कि एक आश्वासन देना और आप सत्ता में है तो सीधे आपने फायदा ले लेना। दोनों चीजों में मुझे लगता है कि और इसमें बीजेपी का हाथ या एनडीए का हाथ ऊंचा रहा है, और इतनी सारी तमाम घटनाओं के बावजूद जो है कई इश्यूज उठे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी या एनडीए या नीतीश कुमार के प्रति विश्वास वहां का बरकरार रखा है। और विपक्ष को फिर से पूछना पड़ेगा अपनी पूरी रणनीति पे। मैं मानता हूं कि जिस तरह से उसने हमले किए, कहीं ना कहीं अभी जनता तक जुड़ने में कोई कमी तो नहीं है। जितना सिमट गई है, और ये जो बीच में माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर से टफ है, जैसा मध्य प्रदेश में भी हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं दिखा कि बिल्कुल एक तरफा गया है और 200 पार कर जाना ये बड़ा ये जीत है बीजेपी के लिए। बिल्कुल जय जी, बिल्कुल और नीतीश कुमार महत्वपूर्ण बात है आप कह रहे हैं जो, और ये महिलाओं की आकांक्षा का वोट भी है जो पहले मध्य प्रदेश में आया और शायद ये वोट हरियाणा में भी आया, और अब महिलाएं एक एस्पिरेशनल वोटर हैं जो चाहती हैं कि उनसे जुड़ी नीतियां या उनके लिए आर्थिक बेनिफिट की योजनाएं, क्योंकि अब तक हमने चुनावी कैंपेन मतदाता सेंट्रिक देखे हैं, उसमें महिलाओं की भूमिका उतनी नहीं देखी थी, लेकिन अब पार्टियों का तरीका बदला है। गौतम साहब, एक इससे पहले कि मैं आप दोनों मेहमानों को धन्यवाद कहूं, एक क्विक कमेंट आपका भी चाहूंगा मैं, पर जय जी की बात भी सुनिए आप। मैं जय नागला जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि एक तरफ आश्वासन देना या वादा करना, उसका और सीधे किसी के खाते में पैसा पहुंचा देना क्योंकि कोई सरकार में है, इन दोनों बातों में फर्क हो जाता है। तो हमारी बात मुझे लगता है इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि सीधे प्रधानमंत्री बैठकर पूरे चुनाव का संचालन कर रहे थे और उन्होंने सीधे महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचाया। ये कितना नैतिक या अनैतिक है इसकी हम तो चर्चा आज नहीं करेंगे क्योंकि आज तो चुनाव के परिणाम आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस तरीके की राजनीति आगे चलती रही तो जिसको आप एस्पिरेशनल वोट कह रहे हैं महिलाओं के खाते में पैसे जाने को, ये महिलाओं के लिए कितना बड़ा डिस्परेशन साबित होगा जब उनके पास अगली बार वो रकम नहीं आएगी। तो बड़ा मैं समझता हूं कि इससे महिलाओं में एक निराशा होगी। मैं उम्मीद करता हूं मोदी जी से कि इसी प्रकार महिलाओं को 10,000 रुपये देना जारी रखेंगे वो, क्योंकि पिछले कई वर्षों में तो उन्होंने नहीं दिए, लेकिन जब चुनाव सिर पर था उसके 5 दिन पहले उन्होंने खाते में पैसे ट्रांसफर किए। मैं समझता हूं कि ये बहुत फेयर प्रैक्टिस तो मैं नहीं इसे कहूंगा, लेकिन चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी जीत गई है तो उसकी सारी योजनाएं जनहितैषी लगेंगी। ये जनहितैषी योजनाएं साल भर क्यों नहीं थी, पहले क्यों नहीं थी, बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन आज इस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि जीत के जश्न में सभी शामिल हैं। तो ठीक है, हम कांग्रेस की कमियों पर नजर डालेंगे, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास करेंगे और आज मैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जीत के लिए बधाई देता हूं। बिल्कुल गौतम साहब, फिर एक बार आपने एक संतुलन से भरी हुई बात की और निश्चित तौर पर यह मौका रिव्यू करने का है दोनों पार्टियों के लिए। जीतने वाले को भी रिव्यू करना ही पड़ता है, आत्मनिरीक्षण कि क्या ये और बेहतर हो सकता था या उम्मीदों से बेहतर है तो उसका क्या कारण है, और जिसे कामयाबी नहीं मिली है उसके लिए तो और गहन आत्मनिरीक्षण का समय है। तमाम बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी संगठन शक्ति, अपनी ताकत जो उसकी मुख्य ताकत है उसको आधार बनाकर चुनाव के एक बहुत ही रणनीतिक प्लेयर के तौर पर आगे बढ़ती है। आप दोनों मेहमानों का मैं सिसोदिया साहब, गौतम जी बहुत धन्यवाद करूंगा।